एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मनी चैप्टर का पार्ट सेकेंड। कल जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हम क्या क्या पढ़े थे। मनी का मीनिंग क्या होता है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी का यूज़ कैसे करते हैं और मनी का फंक्शन क्या है। तो आज हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे क्या, फॉर्म ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार का होता है, या टाइप ऑफ मनी बोल सकते हैं, या टाइप ऑफ मनी, ये आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट आज पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है वो पढ़ेंगे। और थर्ड वन आज पढ़ेंगे मनी को कैसे मेजर करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ मनी मीन्स टाइप, मनी का टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड मनी सप्लाई क्या होता है। और थर्ड वन मनी को मेजर कैसे करते हैं, वो इस पार्ट में आज पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ मनी से। तो देखते हैं मनी को कैसे कैसे बांटे हैं, कितने टाइप में। तो बोला मनी को बांटे हैं दो टाइप में। पहला टाइप में बोले हैं मनी क्या है, फेट है। फेट मनी एक टाइप है। सेकेंड फिड्यूशरी मनी, ये दूसरा टाइप है। एक बोला फुल बॉडी मनी, ये तीसरा टाइप है। और क्रेडिट मनी चौथा टाइप है। तब बोल रहा है मनी का चार टाइप होता है। पहला टाइप को क्या बोलते हैं, फेट मनी। दूसरा को फिड्यूशरी मनी। तीसरा को फुल बॉडी मनी। और चौथा को क्रेडिट मनी। तो एक एक करके हम चारों जो बुलेट पॉइंट है उसको समझते हैं। फेट मनी किसको बोलते हैं, फुल बॉडी मनी किसको बोलते हैं, क्रेडिट मनी किसको बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी किसको बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फेट मनी क्या होता है, बोल रहा है इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशू बाय ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। बोल रहा है वैसा मनी जो किसके द्वारा इशू किया गया हो, गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के कहने पे जो भी इशू किया गया होगा मनी, उसको बोलते हैं फेट मनी। फेट मनी में क्या क्या इंक्लूड रहता है, इट्स इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन। जितना कॉइन और नोट्स है वो सभी किस में ऐड होंगे, फेट मनी में। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग हैं हमारे देश का, वो जनरली बाउंड होते हैं कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसके फॉर्म में, नोट और कॉइन के फॉर्म में। बोला कि लोग हैं जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो बाउंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, लीगली जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए। ठीक है, फेट मनी समझ गए। फेट मनी मीन्स कॉइन, जो पेपर नोट्स, ये सब क्या है, फेट्स मनी का एग्जाम्पल है। इसी को फेट्स मनी भी कहते हैं। जो किसके द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं फेट मनी। ठीक है। फिड्यूशरी मनी किसको बोलते हैं, बोला फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर्स एंड पेईज। एग्जाम्पल चेक आर फिड्यूशरी मनी। बोल रहा है कि ऐसा मनी जो एक क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, क्या, एक्सचेंज। क्यों, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट के बेसिस पे क्या करता है, एक्सचेंज करता है, क्या, मीडियम, क्या चीज़ का, मनी का, किसके बीच में, पेयर और पेईज के बीच में। वही बोल रहा है यह फिड्यूशरी मनी, इसका मेन बेस है क्या, ट्रस्ट। किस पे बेसिस है, ट्रस्ट पे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर या अथॉरिटी या कोई बेसिस नहीं कहा गया है। इसीलिए ऐसा नहीं क्योंकि इसको मानना ही है, इसीलिए बोला गया ये ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। पेयर जो पे कर रहा, जो पेज को ट्रस्ट है पेयर पे, तो वो चेक के फॉर्म में ही लेगा। ट्रस्ट नहीं होगा तो बोलेगा कैश दीजिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए। तो ये फिड्यूशरी मनी वही बोलता है कि एक्सेप्ट करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज किसके कारण,
ट्रस्ट के कारण बिटवीन पेयर्स एंड पेइज। और फिड्यूसी मनी का एग्जांपल क्या होगा? चेक। चेक किसका एग्जांपल? फिड्यूसी मनी का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फुल बॉडी मनी क्या होता है? बोला इट रेफर्स टू मनी in term of coin whose commodity value is equal to money value as and when they are issue। बोल रहा है वैसा मनी, जैसा जैसे एक कॉइन है। जब पहले ब्रिटिशर सब के लोग समय कॉइन क्या चीज कराता था? सिल्वर का, और उसका मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होता था? इक्वल होता था। उस जो सिक्का है चांदी का, समझो उसका मनी वैल्यू 40 रुपये है, तो कमोडिटी होगा जो 40 रुपया का, गुड्स होगा 40 रुपया का, क्या गुड्स, वो किसके इक्वल होगा? उस सिल्वर कॉइन के इक्वल होगा ये गुड्स 40 रुपये का। कि क्या ये क्या बताता है? कि मनी वैल्यू, जिसका मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम हो उसको बोलते हैं फुल बॉडी मनी। जो भी गुड है वो भी एक तरह का मनी है, और उसका क्या है प्राइस? 40। और एक कॉइन है जो सिल्वर का है, उसका मनी वैल्यू क्या है? 40। तो ये दोनों इक्वल होगा। जब हमारा कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल हो उसी को बोलते हैं फुल बॉडी मनी। अब क्रेडिट मनी किसको बोलते हैं? क्रेडिट मनी देखते हैं। और क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। बोल रहा है वैसा मनी जिसका मनी वैल्यू ज़्यादा हो कमोडिटी वैल्यू से। जैसे कॉइन है, किस मेटल से बना है? किसी मेटल से बना हो कॉइन, तो हमेशा याद रखना है जैसे ये कॉइन है और ये मेटल है, तो हमेशा जो कॉइन का मनी वैल्यू है और जो मेटल का मनी वैल्यू है, वो मेटल का मनी वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा कॉइन के मनी वैल्यू से। यदि कॉइन के वैल्यू से ऊपर हो जाएगा मनी वैल्यू उस मेटल का या अलॉय का, तो क्या होगा? सब कॉइन को गला गला कर मेल्ट करके मेटल के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा और वो मेटल को बेच देंगे। तो क्या होगा? जो भी जैसे 1 रुपये में जो हमको मेटल खर्चा लगता है बनाने में, वो हमेशा जो मेटल है उसका प्राइस हमेशा कम रहेगा वो 1 रुपीज़ के कंपैरिजन। यदि प्राइस ज़्यादा होगा, जैसे 1 रुपया नोट, 1 रुपया कॉइन है और उसमें जो 1 रुपया बनाने में हमको मेटल में कितना खर्चा है? 2 रुपया, तो उसका वैल्यू क्या है? 1 रुपया, लेकिन खर्चा है हमको 2 रुपया। तो आदमी क्या करेगा? जो 1 रुपया का सिक्का है उसको गला गला के किसके फॉर्म में? मेटल के फॉर्म में चेंज करके उसको सेल कर देगा और प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि दोगुना दाम है उस मेटल का। तो वही बोला है कि मनी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा कमोडिटी वैल्यू को, उसी को बोलेंगे क्रेडिट मनी। समझे? क्रेडिट मनी किसको बोलते हैं? जिसका मनी वैल्यू ज़्यादा हो कमोडिटी के वैल्यू से। जैसे मनी वैल्यू क्या? 1 रुपीज़ का मनी वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन जो 1 रुपया बना है मेड मेटल से, जिसे मेटल से बना है, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 रुपये से भी कम होगा। यदि वैल्यू कम नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वैल्यू यदि 1 रुपया है इसका जो कमोडिटी बनाने का 2 रुपया है, तो क्या करेगा? 1 रुपया का सिक्का को सब गला गला के क्या करेगा? मेटल के फॉर्म में बना देगा और बेच देगा, और इसका दुगुना दाम है तो दुगुना मिल जाएगा। इसीलिए बोला है क्रेडिट मनी ऐसा मनी को कहते हैं जिसका मनी वैल्यू हमेशा ज़्यादा हो कमोडिटी के वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। मनी का कैसे सप्लाई होता है वो देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक और फ्लो हम पढ़ाए नेशनल इनकम में। स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं? फ्लो डिनोट करता है एक पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन स्टॉक क्या कहता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम टाइम क्या कहता है? डिनोट करता है अभी के समय, एक पीरियड के समय। जैसे अभी टैंक इन वाटर, हमारे टैंक की हमारे जो टैंक उसमें कितना वाटर है अभी, पॉइंट ऑफ टाइम। एक क्या वेल्थ, हमारे नेशन का वेल्थ क्या है? एक पीरियड ऑफ अ टाइम, 1 साल का वक्त लेता है। वही बोलता है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है? यह हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। बोल रहा है कि इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी of all types held by the people of a country at a point of time।
लोगों के द्वारा जो पैसा होल्ड करके रखा गया है या उनके पास जो पैसा है, जो कंट्री के लोग हैं एट अ पॉइंट ऑफ ए टाइम, अभी के समय, उसके टोटल को हम क्या बोलेंगे, इस टोटल को क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। कितना सप्लाई हुआ है मनी, ये कैसे पता चलेगा? लोगों के पास जितना पैसा है, किसी के फॉर्म में, फेट मनी के फॉर्म में, फिड्यूसी मनी के फॉर्म में, फुल बॉडी के मनी के फॉर्म में, या क्रेडिट मनी के फॉर्म में, ये सभी टाइप मिला के जो भी पैसा हेल्ड करके रख रहा है कौन, हमारे कंट्री के लोग, उस सभी के टोटल को हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। उससे क्या पता चल जाएगा हमको सप्लाई कितना है मनी का हमारे मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, जो सप्लाई होता है मनी का उसमें क्या इंक्लूड नहीं रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हेल्ड किया गया है मनी, उनके पास जो स्टॉक में रखे हुए हैं उनको कभी ऐड नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है स्टॉक के फॉर्म में वो कभी इंक्लूड नहीं होगा कहाँ, सप्लाई ऑफ मनी में। और ऐसे ही जो कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है वो हेल्ड करके रखा है मनी को स्टॉक के फॉर्म में, वो भी कभी क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। इसका कारण देखते क्यों नहीं इंक्लूड होगा, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री आर क्या है, सप्लायर ऑफ मनी। क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट है और बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का वो सप्लायर है। कोई भी सप्लायर कंज्यूमर तो नहीं है, जो सप्लाई कर रहा है खुद कंज्यूम भी तो नहीं कर सकता है, तो मनी के फॉर्म में तो वही बोल सकता है, बोल रहा है कि कंज्यूम करता है लेकिन वो सप्लाई ऑफ मनी के फॉर्म में नहीं है। समझे? तो बोल रहा है द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। बोल रहा है जो स्टॉक मनी हेल्ड करके रखा है कोई भी, कौन, सप्लायर, जो सप्लायर हमारा कौन है, गवर्नमेंट और क्या, बैंकिंग सिस्टम क्या है, सप्लायर ऑफ मनी। यदि वो मनी हेल्ड करके रखा है स्टॉक के फॉर्म में तो कभी ट्रीट नहीं करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के फॉर्म में। जो लोग होंगे, जो लोग रखे हैं स्टॉक के फॉर्म में मनी को, उसके टोटल को हम जोड़ेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कितना सप्लाई हुआ मनी। तो अच्छे से समझ ली सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। मनी, सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है, समझे, जो लोगों के द्वारा पैसा जमा करके रखा जाता है एज ए स्टॉक के फॉर्म में एट अ पॉइंट ऑफ ए टाइम, उसी को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। इसमें इंक्लूड नहीं होगा गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का पैसा जो वो रखे हैं स्टॉक के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम क्या है, सप्लायर ऑफ क्या, मनी। तो वो तो होल्ड करके जो उनके पास पैसा है वो कभी ऐड नहीं होगा क्योंकि वो सप्लायर है। वही बोला लास्ट पॉइंट में, द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। बोल रहा है कि जो सप्लायर है वो पैसा रखा है स्टॉक के फर्म में तो वो कभी हमारे सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेजर्स, कैसे मेजर करते हैं मनी को। देखते हैं मनी सप्लाई को मेजर हम सब कैसे करते हैं। तो बोला इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी। मनी को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 अल्टरनेटिव है, लेकिन जो हमको अभी 12th क्लास में पढ़ना है वो सिर्फ एक ही मेजर पढ़ना है जिसको बोलते हैं M1। ऐसे तो 4 हैं अल्टरनेटिव मेजर करने के लिए मनी सप्लाई, लेकिन हमारे क्लास जो 12 के लिए जो अभी हमको पढ़ना है वो सिर्फ M1 पढ़ना है। M2, M3, M4 आगे फर्दर हायर एजुकेशन और होगा तो उसमें पढ़ना होगा, लेकिन आपको हम फार्मूला बता देंगे M2 का, M3 का, M4 का। ठीक है, सिर्फ फार्मूला बताएंगे। M1 को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ। ठीक है, M1 कैसे मेजर करते हैं, उसका फार्मूला है M1 इक्वल टू C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट ऐड होगा प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई निकल जाएगा। तो बोला C फॉर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो भी करेंसी पब्लिक रखी हुई है उसमें क्या होगा, कॉइन भी हो सकता है और पेपर नोट भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। लोगों के पास जो भी करेंसी है किसके फॉर्म में, कॉइन और पेपर के फॉर्म में, वो क्या होगा, ऐड होगा M1 में। फिर बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपुल विद दी कमर्शियल बैंक। बोल रहा है कमर्शियल बैंक में लोगों के द्वारा जो भी डिमांड डिपॉजिट किया गया है
वो भी ऐड क्या होगा, किस में ऐड होगा, डिमांड डिपॉजिट में ऐड होगा। और बोला देयर आर चेकेबल डिपॉजिट। अब कुछ क्या होता है, चेकेबल डिपॉजिट होता है विच कैन बी विड्रॉल और ट्रांसफ़र ऑन डिमांड, जिसे हम विड्रॉल करने के भी काम कर सकते हैं या ट्रांसफ़र करने के भी काम कर सकते हैं। यदि कोई डिमांड किया पैसा का तो हम उसको चेक के फॉर्म में वो दे दिए, तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ डिमांड। हम डिमांड का काम किए चेक केबल को। और यदि किसी को पैसा निकालना है तो वो चेक जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा और वहाँ से उसको चेक बच जाएगा तो पैसा मिलेगा। तो वही बोला देयर आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉल और ट्रांसफ़र ऑन डिमांड। ये सब किस में ऐड होगा, डिमांड डिपॉजिट में। और अदर डिपॉजिट में क्या क्या ऐड होता है, बोला है अदर डिपॉजिट में पहला पॉइंट है, बोला है डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड। बोला जो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है नबार्ड, वो क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट कहाँ करता है, आरबीआई के पास जाके करता है अपना डिमांड डिपॉजिट। कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना डिमांड क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट कहाँ करता है, आरबीआई के पास, जैसे नबार्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। बोल रहा है जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है और जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो डिमांड डिपॉजिट किस में करती है, कहाँ करती है, आरबीआई में क्या करती है, डिमांड डिपॉजिट देती है। कौन, जो फॉरेन बैंक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक है या फॉरेन गवर्नमेंट है, वो अपना डिमांड डिपॉजिट कहाँ करती है, आरबीआई में। और बोल रहा है थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफए मीन्स आईएमएफए एंड वर्ल्ड बैंक। बोल रहा है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, उसके डिमांड डिपॉजिट को भी हम किस में मेजर करेंगे, किस में रखेंगे, अदर डिपॉजिट में। अदर डिपॉजिट में क्या क्या ऐड होगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ किसका, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, किस में, आरबीआई में। डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट किस में, आरबीआई में। ये सब किस में होगा, अदर डिपॉजिट में ऐड होगा। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफए एंड वर्ल्ड बैंक, जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफए, वर्ल्ड बैंक, उसका भी डिमांड डिपॉजिट किस में ऐड होगा, अदर डिपॉजिट में। तो अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और करेंसी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा M1। 12 क्लास में सिर्फ M1 का ही पढ़ना है और M2 M3 क्या होता है उसका हम फार्मूला बता देंगे, ठीक है। M1 कैसे निकालते हैं, मेजर करते हैं, वो तो देख लिए। अब सिर्फ M2 M3 M4 का फार्मूला देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं, क्योंकि 12 क्लास में सिर्फ M1 का यूज़ है और M1 ही पढ़ना है। तो सिर्फ फार्मूला M2 कैसे निकालते हैं आना चाहिए, फार्मूला सिर्फ, ये नहीं कि इसके डीपली आना चाहिए, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। M1 का क्या रहता है, M2 का फार्मूला क्या है, M1 प्लस डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट्स होगा किसका, विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। बोल रहा है M2 कैसे निकालते हैं, M1 कैसे निकालते हैं, C प्लस क्या, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, और उसमें क्या करेंगे, डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, जो भी सेविंग बैंक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, उसमें जो डिपोजिशन किया गया है लोगों के द्वारा, उसको ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, M2। M3 कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, M3 कैसे निकालते हैं देखते हैं। बोल रहा है इसमें भी M1 निकालेंगे, उसका क्या करें, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। बोला नेट टाइम डिपॉजिट विथ द कॉमर्शियल बैंक। बोल रहा है कि M3 कैसे निकालेंगे, M3 निकालेंगे M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक में नेट टाइम डिपॉजिट कितना किए उसको ऐड कर देंगे तो M3 निकल जाएगा। और M4 कैसे निकालेंगे,
आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। M4 कैसे निकलते हैं, M3। पहले तो M4 निकालने के लिए तो हमको M1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, M3 निकालना पड़ेगा, तो तभी जाके M4 निकलेगा। तो बोला M4 कैसे निकालेंगे, M3 प्लस क्या करेंगे, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, जितना टोटल डिपॉजिट हुआ है पोस्ट ऑफिस में उसको ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा मेरा M4। ये सब क्या डिनोट करता है, सप्लाई ऑफ मनी। M1 निकालने का फार्मूला क्या है, C प्लस करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस क्या, अदर डिपॉजिट। और M3 कैसे निकालते हैं, M1 में ऐड करते हैं नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। और M4 कैसे निकलते हैं, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो यही फार्मूला है किसका, M2 M3 M4। ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, श्योर रहो। M1 पे क्वेश्चन पूछेगा, वही आपके सिलेबस में भी है, तो M1 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। M1 कैसे निकालते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जिसको भी नोट्स बनाना है साथ ही नोट्स बनाते चले, प्रॉपर नोट्स वाइज है, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, समझे। यदि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो उसको पॉज करके आप नोट्स बनाते चले ऊपर से, जो आज हम पढ़ाए हैं वो सब का। तो आज हम क्या क्या पढ़ा दिए हैं, टाइप ऑफ मनी, फॉर्म ऑफ मनी किसके फॉर्म में होता है, कितने टाइप के होते हैं, फेट मनी, फ्यूडर्सरी मनी, फुल बॉडी मनी और क्या चीज़, क्रेडिट मनी। तो हम फॉर्म ऑफ मनी देख लिए आज टॉपिक में। फिर सप्लाई ऑफ मनी देखें। सप्लाई ऑफ मनी कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है। और ये सप्लाई ऑफ मनी क्या डिनोट करता है, जो लोगों जो हमारी कंट्री में लोग हैं उसके पास कितना पैसा स्टॉक करके रखे हैं, उसके फ्लो को क्या बताते हैं, उसके टोटल स्टॉक को हम बताते हैं सप्लाई ऑफ मनी। कब, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ अ टाइम में। तो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम जो पैसा है स्टॉक में रखते हैं वो कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम क्या रहता है, सप्लायर रहता है मनी का, तो वो उनका पैसा ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये देख लीजिए मेजरमेंट ऑफ मनी। चार तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, M1 M2 M3 M4। M1 कैसे निकालते हैं अभी देख ली, और ओनली M1 मेजर किया जाएगा यहाँ पे। एग्ज़ाम में भी M1 से क्वेश्चन आएगा, ना कि M2 M3 M4 से। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, फार्मूला है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड कॉइन एंड वेल एज पेपर कॉइन। बोला है कि करेंसी लोगों के द्वारा जो हेल्ड करके रखा हुआ है करेंसी, वो किसके फॉर्म में, कॉइन और पेपर मनी के फॉर्म में होता है। डिमांड डिपॉजिट बोलता है कि कमर्शियल बैंक के पास लोगों के द्वारा कितना डिमांड डिपॉजिट किया गया है। और देयर आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र ऑन डिमांड। और एक चेकेबल डिपॉजिट होता है, समय के अनुसार विड्रॉल किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है यदि डिमांड पड़ता है तो। ठीक है, अदर डिमांड में क्या जाएगा, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, वो क्या करता है डिमांड डिपॉजिट करता है किसको, RBI को, या फॉरेन सेंट्रल बैंक हो, या एनी फॉरेन गवर्नमेंट, तो वो क्या करेगा, डिमांड डिपॉजिट कहाँ पे करेगा, RBI में। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब डिमांड डिपॉजिट करता है कहाँ, RBI में या गवर्नमेंट में। ये सब तीनों चीज़ ऐड किस में होगा, अदर डिमांड में। तो M1 क्या है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है कि मेन टॉपिक हमारा क्या था कि फॉर्म ऑफ मनी पढ़ना, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वो पढ़ लिए। सप्लाई ऑफ मनी, कैसे मनी का सप्लाई कैसे करते हैं वो पढ़ लिए। और मेजरमेंट ऑफ मनी, मनी को कैसे मेजर करते हैं वो पढ़ लिए। अभी के टाइम में सिर्फ हमको एक पढ़ना है, M1 पढ़ना है, और फर्दर हायर एजुकेशन में जाएंगे तब M2 M3 के बारे में पढ़ेंगे। अभी लेकिन फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी नेशनल इनकम का पूरा सीरीज नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नेशनल इनकम का, वहाँ से क्लियर करें, तो यहाँ भी सब क्लियर होगा। ठीक है,
और नेशनल इनकम कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूरा 4 पार्ट में अच्छे से देख लीजिएगा और MCQ सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर अब कल नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट 3 लाएंगे और पार्ट 3 में कुछ इसी का टॉपिक है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, मनी डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये सब में डिफरेंस बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट रहेगा जो हमारा बच जाएगा। उसके बाद मनी ख़त्म होगा तो हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब लेते हैं आप सबसे अलविदा। ठीक है, अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़िए और लाइक एंड सब्सक्राइब बिना बोले करते रहिए, बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़े। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।